हेलो। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है और हम इस वीडियो में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरी पढ़ेंगे। मतलब कि हम 19th और 20th सेंचुरी के जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक फॉर टुडे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है। तो इसमें हर एक पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। बट अगर हम बात करें कि रिफॉर्म्स क्या होते हैं, रिफॉर्म्स मीन सुधार। सुधार मीन चेंजेस टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब कि कुछ चेंजेस करनी है। अब चेंजेस क्या होता है कि मान लो कि कोई चीज चल रही है, उसमें नई चीजों को अपडेट करना भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। कुछ नए इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको इन्हांस करना भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। मतलब अगर कोई जैसे कुछ चीजें चल रही हैं और वो अगर बुरी है तो उनको खत्म करना भी क्या होता है, चेंज करना होता है। एवोल्यूशन भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। अगर कोई चीजें पास्ट में चल रही थी, अभी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, उसको फिर से रिवाइव करना भी क्या होता है, चेंज होता है। तो रिवाइवल भी क्या होता है, चेंज होता है। तो ये सारी चीजें जहां भी होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है। और रिफॉर्म्स की जरूरत कब पड़ती है, रिफॉर्म्स कैसे होता है, कभी भी रिफॉर्म्स होगा तो उसके लिए मूवमेंट्स जरूरी है, आंदोलन जरूरी है। ठीक है। और रिफॉर्म्स की नीड क्यों पड़ती है, जब लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एट्रोसिटीज के शिकार होते हैं, जब बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज, उन पे अत्याचार होता है। ठीक है। जब लोग क्या होते हैं कि उनके धर्म के साथ रिलीजियस इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, रिलीजियस इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि अ, उनको एजुकेशन या किसी चीज से उनको रोका जाता है। ठीक है, मीन दे वर नॉट अलाउड टू परस्यू सर्टेन थिंग्स। नॉट अलाउड, उनकी जब फ्रीडम छीन ली जाती है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए मूवमेंट टू बिगिन। ठीक है, मूवमेंट होने के लिए ये सारी चीजें क्या होती हैं, जरूरी होती है। अब मैंने बोला कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है। सोशल मीन्स होता है कि सामाजिक, सोसाइटी में कुछ चेंजेस करना। ठीक है। सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी कुछ कल्चर को प्रमोट करता है। ठीक है। अब इस कल्चर में भी चेंज करने को क्या बोलेंगे, रिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है। और कुछ चीजें जैसे कि कल्चर अभी नहीं है लेकिन किसी के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से उसको एज ए पार्ट ऑफ कल्चर दे परस्यू, उसको वो परस्यू कर रहे हैं, तो उसमें भी चेंज लाने को हम क्या बोलेंगे, सोशल रिफॉर्म बोलेंगे। रिलीजियस रिफॉर्म मतलब अगर रिलीजन में कुछ चेंजेज हुए हैं, रिलीजन के किसी नॉर्म्स को चेंज किया गया है, या रिलीजन को कुछ चेंज करना है, रिलीजन में कुछ अपडेट करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है। अब इसमें जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है, अब रिफॉर्म की नीड मैंने बताया कि ये सारी चीजें अट्रॉसिटी। अब रिफॉर्म क्या है कि अलग अलग तो हो सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिफॉर्म को चाहते होंगे कि मैं नई चीजें क्या करूं, अपडेट करूं। ठीक है। न्यू नॉर्म्स को क्या करूं, इंट्रोड्यूस करूं। न्यू नॉर्मल चीजें को क्या करूं, नॉर्म्स को मैं इंट्रोड्यूस करूं। कुछ लोगों को इस प्रैक्टिसेस में कुछ कमी लग रही है जो अभी चल रही है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, रिफॉर्म्स ही बोलते हैं। ठीक है। तो उनमें क्या हो रही है, नई चीजें ऐड हो रही हैं। ठीक है। नई चीजों का ऐड हो रहा है। ठीक है, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही है, नए चीजों को फॉलो किया जा रहा है। और जब हम एक तरफ दूसरी बात करेंगे तो वो ये मानते हैं कि, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो कुछ लोगों के वजह से उनके धर्म में जो चेंजेस हुए हैं। ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ लोगों के आने की वजह से उनका जो लाइफ स्टाइल और कल्चर है वो इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उसको वो फिर से चाहते हैं रिवाइव करना। ठीक है, तो दो टाइप के रिफॉर्म्स होंगे इस टाइम पीरियड में। तो एक को हम बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होंगे, दो टाइप के मूवमेंट हम देखेंगे, एक को रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है। और एक को हम बोलेंगे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ठीक है। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मीन्स कुछ प्रैक्टिसेस जो पास्ट में थी वो अभी क्या हो गई है कि खत्म हो गई है किसी के इन्फ्लुएंस के वजह से, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो उसको वो लोग रिवाइव करना चाहेंगे। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट किसको बोलेंगे और इसके एक्सपोनेंट्स क्या कर रहे थे। ठीक है, और इसके क्या कर रहे हैं। तो जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के जो एक्सपोनेंट थे ना, वो चाहते थे कि कुछ चेंज हो रिलीजियस एस्पेक्ट में, दे वांटेड चेंज इन रिलीजियस एस्पेक्ट। ठीक है, रिलीजियस एस्पेक्ट। ठीक है, और कौन से रिलीजियस एस्पेक्ट में जो कि जस्टिफाइड नहीं लग रहे थे उनको, विच वर नॉट जस्टिफाइड। और जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन के लिए क्या होनी चाहिए, पैरामीटर।
तो नॉट जस्टिफाइड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ, और क्या क्या पैरामीटर्स पे वो लोग बोल रहे थे कि नॉन जस्टिफाइड है, तो वो पैरामीटर्स थे सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, वन सेकेंड, तो ऑन द पैरामीटर्स ऑफ सोशल इक्वालिटी, then the parameters of dignity, human dignity, these all were the parameters, and rationality मीन्स रीजनेबल चीजें, अगर रीजनेबल नहीं है तो उनको लगता था कि रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो इस बेसिस पे ये क्या चाहते थे कि रिलीजियस एस्पेक्ट में कुछ क्या हो, चेंज हो, और उन सारे रिलीजियस एस्पेक्ट में चेंज हो जो कि जस्टिफाइड नहीं है ऑन द पैरामीटर्स ऑफ सोशल इक्वालिटी, डिग्निटी और रेशनैलिटी। ठीक है, मतलब समाज में वो सारी चीजें जो कि सामाजिक समानता को प्रमोट नहीं कर रही है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, जैसे सती प्रथा ह्यूमन डिग्निटी को क्या कर रहा था, इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो रैशनल चीजें नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो कि चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, तो ये रैशनल चीजें नहीं थी, तो इन रैशनैलिटी के ऊपर इनका क्या था कि कुछ चीजें चेंज होना चाहिए, भले ही वो क्या है, हमारे कल्चर के आज पार्ट बन चुके हैं, बट स्टिल दे हैव टू बी चेंज्ड। ठीक है, और इधर जो थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट को प्रमोट करते थे, उन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया कि डाइल्यूशन हुआ है, वो हाईलाइट करते थे कि हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट में क्या हुई है, डाइल्यूशन हुई है। ठीक है, और डाइल्यूशन किसने किया है रिलीजियस एस्पेक्ट में, तो डाइल्यूशन ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या किए हैं, उनको इन्फ्लुएंस किए हैं। ठीक है, जैसे उनका मानना था कि जो बाद में सती प्रथा का जो एबॉलिशन हो गया था, ठीक है, उनका मानना था कि ये पार्ट ऑफ आवर कल्चर है और ये क्या हुए हैं, इसको बंद करके अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया है। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, ठीक है, वो उनका मानना था कि जो उनका ओरिजिनल रिलीजन था वो पास्ट में था, ओरिजिनल रिलीजन वाज इन द पास्ट विच हैव लॉस्ट। ठीक है, और वो उसको क्या चाहते थे, पास्ट प्रैक्टिसेस को रिवाइव करना चाहते थे, फिर से लाना चाहते थे, तो उनको हम बोलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के ये क्या थे, एक्सपोनेंट्स थे। ठीक है, और हम क्या बात कर सकते हैं, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को जो इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे, तो मेजोरिटी ऑफ रिफॉर्मर्स जो थे वो इंस्पायर्ड थे वेस्टर्न एजुकेशन से, मतलब वो वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, और वो वेस्टर्न एजुकेशन को ही क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, और वो बोल रहे थे कि जो इस वेस्टर्न एजुकेशन है ना, वो बेस्ड है रैशनल वैल्यू पे। ठीक है, कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या है, रेशनैलिटी है। ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन को वो लोग प्रमोट कर रहे थे, जबकि इधर वाले जो थे ये इनको काउंटर करते हुए ये बोल रहे थे कि जो रेशनैलिटी है ये कोई धरोहर नहीं है वेस्ट की। ठीक है, रेशनैलिटी जो है वो वेस्ट की कोई धरोहर नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट द प्रिजर्व्स ऑफ द वेस्ट। ठीक है, उनका ये मानना था कि अगर हम देखें अपने एंशियंट लिटरेचर्स में, ठीक है, तो उसमें भी बहुत रेशनैलिटी हमें देखने को मिलेंगी, और एंशियंट लिटरेचर जैसे कि वेद थे, ठीक है, वेदास वगैरह में, तो ये सारी चीजों में क्या बोलते थे कि रेशनैलिटी आपको दिखेगी, मतलब एक दूसरे को काउंटर करते हुए ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, दूसरा अगर हम और चीज देखें कि और क्या डिफरेंसेस थी, ठीक है, तो ये लोग जो थे, क्योंकि ये ब्रिटिश एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे, तो इनका थोड़ा अच्छा कनेक्शन था वेस्टर्न पीपल से। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी अच्छा कनेक्शन था, तो ये बहुत ही टाइम क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी हेल्प लेते थे। ठीक है, और रेगुलेशन पास करके ये क्या करते थे, ये खत्म करने की चीजों को कोशिश करते थे। ठीक है, जैसे सती सिस्टम का एबोलिशन हुआ। ठीक है, 1829 में एक रेगुलेशन आया था जिसको हम रेगुलेशन 17 बोलते हैं, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पास किया था। हाँ, उनको परसुएड करने का काम राजा राम मोहन रॉय ने किया था, लेकिन वो लेजिस्लेशन, तो इसलिए इसके जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के जो एक्सपोनेंट थे वो समटाइम्स क्या करते थे, ब्रिटिश हेल्प भी इनलिस्ट करते थे, और उसके वजह से वो क्या करते थे, लीगली रिफॉर्म करते थे। ठीक है, और इधर वाले ऑन द अदर हैंड से इधर वाले की बात करें तो ये लोग अपना खुद में रिफॉर्म करते थे। ठीक है, तो ये रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 19th सेंचुरी के जो रिफॉर्म्स थे और 20th सेंचुरी के रिफॉर्म्स थे उनमें क्या डिफरेंसेस होती होंगी। ठीक है, तो जो भी हम बात करेंगे वो हम एक मतलब एवरेज बात करेंगे। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के रिफॉर्म में क्या डिफरेंस था, 19वीं शताब्दी में जो रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, 19th सेंचुरी रिफॉर्म एंड 20th सेंचुरी में।
ठीक है। तो अपन जब 19th सेंचुरी की रिफॉर्म देते हैं तो इसमें दो चीजों की हम बात करेंगे, वन इज द एजेंट ऑफ चेंज एंड द सब्जेक्ट ऑफ चेंज। एंड सब्जेक्ट ऑफ चेंज, इस बेसिस पे हम ग्राउंड बना के अपन डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। एजेंट ऑफ चेंज मतलब वो होता है कि मतलब रिफॉर्मर कौन रिफॉर्म कर रहा है, हु आर द रिफॉर्म, वेयर दे बिलोंग्स टू। ठीक है। और सब्जेक्ट ऑफ चेंज मतलब होता है कि किन पे ये रिफॉर्म हो रहा है, कौन इस रिफॉर्म से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है। कौन इम्पैक्ट, किस पे इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। तो एजेंट ऑफ चेंज जो इसके इसके थे, तो मेजोरिटी ऑफ जो एजेंट ऑफ चेंज थे ये अपर सेक्शन को बिलोंग करते थे 19th सेंचुरी में। जैसे राजा राम मोहन रॉय को आप देख लो, ये अपर सेक्शन से, देवेंद्रनाथ टैगोर को देख लो, केशव चंद्र सेन को देख लो, ये लोग अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये लोग क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ठीक है। और इनके लिए जो सब मतलब मेजोरिटी में मैंने बोला है, ये नहीं कि एग्जैक्टली सभी लोग थे वैसे। ठीक है। और इनके लिए जो सब्जेक्ट ऑफ चेंज जो थे वो कौन थे, बैकवर्ड, अनटचेबल्स और वुमेन। बैकवर्ड थे, अनटचेबल्स थे और वुमेन थे। ठीक है। अनटचेबल एंड वुमेन्स थी। और जब हम करीब करीब जब 20th सेंचुरी के रिफॉर्म का और मतलब कि लेटर 19th सेंचुरी के रिफॉर्म को अगर हम देखेंगे, तो इसमें जो एजेंट ऑफ चेंज और सब्जेक्ट ऑफ चेंज थे दोनों ही सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और वो बैकवर्ड क्लासेस थी। ठीक है, वो लगभग बैकवर्ड क्लासेस थी। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे आ जाएंगे अपने सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएंगे बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत के फाउंडर जो है वो बी आर अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर, तो ये सारे पर्सनालिटी क्या थे, इसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, 20th सेंचुरी के। और इसमें जो एजेंडा ऑफ चेंज था ना, अब अगर दूसरी अगर डिफरेंस की अपन बात करें, तो जो इनमें एजेंडा ऑफ चेंज का डिफरेंस था। ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, वेट। ठीक है। तो दूसरा था कि जो एजेंडा ऑफ चेंज था इधर साइड में 19th सेंचुरी में बहुत लिमिटेड था। ठीक है, एजेंडा ऑफ चेंज जो था वो क्या था, बहुत ही लिमिटेड था। और लिमिटेड इन द सेंस कैसे लिमिटेड था। ठीक है, तो उनका जो मेजर जो डिमांड्स था ना, वो क्या था, और मेजर जो वो चीजें कर रहे थे वो अगेंस्ट थे चाइल्ड मैरिज के। ठीक है, देवर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये सारे उनके एजेंडा होते थे। ठीक है। और उनका होता था विडोरी मैरिज, विडोरी मैरिज, विडोरी मैरिज। फिर उनका क्या होता था, सती एबोलिशन। ठीक है। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड अनटचेबल्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन और अनटचेबल्स एंड अनटचेबल्स, अनटचेबल्स। और खास बात ये थी कि वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन को क्या करते थे, प्रमोट करते थे, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। तो 19th सेंचुरी के रिफॉर्म के जो मेजर जो एजेंडा थे वो यही थे। ठीक है। और अगर ऑन द अदर हैंड जब 20th सेंचुरी की बात करें, तो एजेंडा ऑफ द रिफॉर्म वाज वेरी ब्रॉडर। ठीक है, एजेंडा ऑफ रिफॉर्म जो था 20th सेंचुरी में, वो क्या था, बहुत ही ब्रॉडर था। ठीक है। और उनमें क्या वो लोग डिमांड करते रहे थे, वो लोग डिमांड कर रहे थे सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, जस्टिस। जो डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सोसाइटी था उसको क्या चाहते थे वो लोग कम करना, कि डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सोसाइटी, और ब्राह्मणिज्म में लिखता हूँ। ठीक है, ये चाहते थे वो लोग। समाज में राइट टू वोट डिमांड कर रहे थे, राइट टू वोट। वो लोग एक्सेस टू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मांग रहे थे, एक्सेस टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज, इंस्टीट्यूशन। ठीक है। दे वांटेड एंट्री टू द रिलीजियस प्लेसेस, एंट्री टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस धार्मिक जैसे मंदिरों में प्रवेश करने का उनको अनुमति नहीं था, इंस्टीट्यूशन। ठीक है। ठीक है। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स व्हिच दे वांटेड द रिफॉर्म्स टू बी टेकन प्लेस। ठीक है, ये था। ठीक है। इनमें अगर 19th सेंचुरी के रिफॉर्म में अगर देखें तो नैरो सोशल बेस था, बहुत छोटे छोटे वर्ग के लोग ही क्या कर रहे थे, इनका सपोर्टर बहुत कम लोग थे। ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें जो बेस था वो क्या था, ब्रॉडर सोशल बेस था। ठीक है, ब्रॉडर सोशल बेस था। ठीक है। तो ये तो मेजर डिफरेंस है। अब हम रिफॉर्म्स की स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफॉर्म्स के टॉपिक में पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म।
रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स कैसे हुए और कौन कौन से रिफॉर्मर्स रहे। ठीक है, तो अगर हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स की अगर बात करें ना, तो इसके जो पाइनियर है ना, तो पाइनियर मतलब कि जो स्टार्ट किए हैं जो 19th 20th सेंचुरी के रिफॉर्म, तो इसके जो पाइनियर हैं उनको हम बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये इनिशिएट किए थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये बंगाली पर्सनालिटी थे। ठीक है, तो इसीलिए राजा राम मोहन रॉय इन्होंने, इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बोला जाता है, रेनेसा भी बोला जाता है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म भी बोला जाता है, नेशनलिज्म भी बोला जाता है। इनको प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म भी बोला जाता है, प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म भी बोला जाता है। इनको दो टाइटल, इनका नाम राजा असल में था नहीं, इनको राजा की टाइटल बाद में दी गई थी, जब इनको राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया था। ठीक है, जो लेटर मुगल्स रूलर थे ना अकबर सेकंड, इनका टाइम पीरियड 1806 टू 1837 था। ये सेकंड लास्ट मुगल रूलर थे। ठीक है, इन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। और कब दी थी, जब इनको वो भेजे थे, क्या हुआ था कि अकबर सेकंड का जो पेंशन था वो ब्रिटिशर ने स्टॉप कर दिया था, पेंशन नहीं दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये पेंशनर बन चुके थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय को इन्होंने राजा का टाइटल देके राजा राम मोहन रॉय को कहाँ भेजा था, इन्होंने लंदन भेजा था अपने कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन के लिए। ठीक है, लंदन भेजा था। और राजा राम मोहन रॉय 1833 में ब्रिस्टल ब्रिस्टल में इनका डेथ हो गया। ब्रिस्टल जो कि कहाँ है, लंदन है। ठीक है, ये परसुएड करने गए थे और वहां पे इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर है जिनका बर्थ तो इंडिया में हुआ है, लेकिन इनकी जो डेथ हुई है वो कहाँ हुई है, लंदन के ब्रिस्टॉल में। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन रॉय के अब बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि ये इन्होंने ही रिफॉर्म्स मूवमेंट स्टार्ट किया था हिंदुइज्म में। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बोलते हैं। रेनेसा मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण मीन्स नाउ साइंटिफिक डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और एजुकेशन प्रमोट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें पार्ट होती है, कंपोनेंट्स होते हैं रहने की। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, पढ़ना। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखेंगे। राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 1772 से लेकर के 1833 होगा। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय का जो बर्थ हुआ था वो एक मतलब कि बंगाल में हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। तो ही बिलोंग टू बंगाल प्रेसिडेंसी। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1772 में हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का। और राजा राम मोहन रॉय ने वेस्टर्न एजुकेशन ली थी, ही वॉज ए ग्रेजुएट पर्सनालिटी, ग्रेजुएटेड थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय जो थे, लैंग्वेज में भी इनकी बहुत मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस को ये जानते थे, और ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज वेल वर्स विद 10 लैंग्वेजेस, 10 लैंग्वेजेस। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो ब्रिटिश से एसोसिएटेड भी थे। इन्होंने क्या किया था, राजा राम मोहन रॉय एज ए दीवान सर्व कर चुके थे, एज ए दीवान अंडर जॉन डिग्बी। ठीक है, जॉन डिग्बी के अंदर ये दीवान भी रहे थे। ठीक है, अंडर जॉन डिग्बी। ठीक है, जॉन डिग्बी जो था उस टाइम क्या था, कलेक्टर था, कलेक्टर ऑफ रंगपुर। रंगपुर रंगपुर का ये क्या हुआ करता था उस टाइम पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल लो, कलेक्टर हुआ करता था, रेवेन्यू कलेक्टर। उसके अंदर दीवान कौन थे, ये राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इन्होंने 1804 में ये इन्होंने सॉल्व किया यहाँ पे, 1804 1805 में। ठीक है, बाद में ये सोशल लेविल्स को खत्म करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन राजा राम मोहन रॉय की कुछ ट्रेट्स की अगर बात करें, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, कि ये कैसे इंस्पायर्ड थे, ये क्या क्या चाहते थे आइडियोलॉजी। तो सबसे पहले ये मोनोथिस्टिक बिहेवियर इनका था, मोनोथिज्म। ठीक है, मोनोथिज्म, इसके मतलब कि वो सिंगल गॉड को मानते थे। ठीक है, वो मानते थे कि सिंगल गॉड, देयर एग्जिस्ट अ सिंगल गॉड। ठीक है, सिंगल गॉड। और इन्होंने इसके लिए तूफात
एक टेक्स्ट भी लिखी थी जिसका नाम था तूफात उल मुआदिया। ठीक है, तूफात उल मुआदिया जो इन्होंने लिखा था, ये था गिफ्ट टू मोनोथिज्म, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, ये भी इन्होंने किया था। ठीक है, ये तो एक हो गया। प्लस में ये आइडल वर्शिप के क्या थे, अगेंस्ट थे, नो आइडल वर्शिप। ठीक है, ये आइडल वर्शिप के क्या थे, अगेंस्ट थे। ठीक है, अगर इनकी एम्बिशन की बात करें, इसकी अगर एम्बिशन की एम क्या था इनका, तो ये मेजरली चाहते थे सती एबोलिशन। ठीक है, सती एबोलिशन। ये वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे कि वुमेन एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे। ठीक है, और अगर बात करें तो ये मैरिज आफ्टर प्यूबर्टी को भी प्रमोट करते थे कि शादी प्यूबर्टी के बाद होनी चाहिए। मैरिज आफ्टर मतलब पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को ये प्रमोट करते थे, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, ये वुमेन की कंडीशन को क्या चाहते थे, अपलिफ्ट करना चाहते थे, अपलिफ्टमेंट ऑफ, अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स भी बोल सकते हैं, अनटचेबल्स। ठीक है, ये सारे इनके क्या थे, ट्रेड्स थे। ठीक है, ये आइडल वर्शिप जो है ना, ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, लेकिन आगे हम रिफॉर्मर देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी को, तो वो आइडल वर्शिप के सपोर्टर थे, क्योंकि उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो भी क्या थे, आइडल वर्शिप के सपोर्टर थे। वो तो एक काली टेम्पल दक्षिणेश्वर में जो है कलकत्ता में, उसके वो क्या थे, प्रिस्ट हुआ करते थे, जिनकी शादी शारदा मंदिर से हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ इनकी बातें थी। ठीक है, एक चीज आता है इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो कास्ट के बारे में कभी भी कुछ नहीं लिखते थे। ठीक है, कास्ट सिस्टम को लेके वो थोड़े स्टैग्नेंट थे। ठीक है, और वो कभी कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं लिखते थे, और नेवर प्रोमोटेड इंटर कास्ट मैरिज, ही नेवर प्रोमोटेड इंटर कास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज को भी उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी उनकी चीजें थी। अब ये अपने एम्बिशन को, जो इनका एम्बिशन था उसको परस्यू करने के लिए इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जिसमें सबसे पहले इन्होंने 1815 में एक सभा बनाई, जो कि नाम था उसका आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। ठीक है, और उन्होंने उस टाइम पे कुछ मैगजीन्स भी लिखी थी। ठीक है, वो मैगजीन्स उन्होंने रिलीज की थी, जो पत्रिका थी, और इम्पोर्टेंट पत्रिका की अगर बात करें तो वो था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ठीक है, ये बंगाली में लिखा गया था, कौमुदी। ठीक है, ये बंगाली, बंगाली पत्रिका थी। ठीक है, जिसको राजा राममोहन, और इस पत्रिका के जरिए वो हमेशा लोगों को अवेयर करते रहते थे अबाउट सती सिस्टम। ठीक है, सती सिस्टम को हमेशा वो क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, और फिर आगे जाके उन्होंने एक और पत्रिका लिखी जिसका नाम था मिरात उल अकबर, मिरात उल अकबर। ठीक है, ये जो था ये पर्शियन था। ठीक है, ये पर्शियन लैंग्वेज में था, फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया यही था, मिरातुल अकबर। और इससे वो क्या करते थे, वो दो चीजों के बारे में बहुत ही अगेंस्ट थे। एक जो था वो आया था उस टाइम पे, रेगुलेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1823 का, रेगुलेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1823 का, और एक आया था जूरी एक्ट 1826 का। ठीक है, तो इसमें प्रेस पे क्या कर दिए गए थे, सेंसरशिप लगाए गए थे, कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, लाइसेंसिंग को लेके प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, कि लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले ब्रिटिश अथॉरिटी को कंसल्ट करना होगा। तो इसके अगेंस्ट ये जो न्यूज़पेपर वो पब्लिश करते थे, उसमें ये क्रिटिसाइज भी करते थे अंग्रेजों के पॉलिसी का। ठीक है, फिर ये जूरी एक्ट 1826 का जो आया था, इसमें क्या था कि हिंदू मुस्लिम जो जज हैं, वो साथ में हिंदू मुस्लिम बैठ के और अपने प्रॉब्लम का क्या कर सकते हैं, फैसला एज ए जूरी वो फैसला कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट है तो। लेकिन इसमें क्या था कि जो इंडियन हिंदू मुस्लिम थे उनको ये अलाउड नहीं था कि कोई भी केसेस रिलेटेड टू क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको क्या कर सकें, ये फैसला दे सकें। ठीक है, मतलब इंडियन जजेस को ये अलाउड नहीं था कि वो क्रिश्चियन टॉपिक्स पे क्या कर सकें, अपना फैसला दे सकें। ठीक है, तो ये था इनका। ठीक है, इन्होंने इन्होंने बाद में जाकर के क्या किया कि 1828 में एक सभा का उन्होंने गठन किया, जिसका कि नाम था ब्रह्म सभा। ठीक है, ये पहले ब्रह्म सभा था। ठीक है, ब्रह्म सभा था। ठीक है, बाद में ये जाके क्या बन गया, ब्रह्म समाज बना।
ठीक है। लेटर इट बिकेम ब्रह्म समाज। ठीक है। तो ब्रह्म समाज इन्होंने भी किया, और ये ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे कांटेक्ट में थे। ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, अभी तक वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ही पोस्ट था। ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और वो पोस्ट कंटिन्यू रहेगा 1833 तक। तो 1828 में उन्होंने ये लिखा, और वो परसुएड करने लगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस टाइम होते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। इन्होंने, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने ठगी सिस्टम को भी कर्नल सलीवन के मदद से खत्म किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टाइम पीरियड था वो 1828 से 1835 भी था। इनको फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी बोलते हैं, फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन लिखा है, यहीं पे अगर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन हो तो वो बोलते हैं बॉबिंगटन मकॉले को, वो मकॉले को बोलते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, 1828 से 45, तो इन्होंने इनको परसुएड किया, राजी किया, ठीक है, कि कुछ ऐसा लेजिस्लेशन लाया जाए जिससे सती क्या हो सके, एबॉलिश्ड हो सके। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, इन्होंने रेगुलेशन 17 लाया। ठीक है। एक पारित किया रेगुलेशन 17, और इससे इन्होंने सती सिस्टम बंगाल में एबॉलिश कर दिया। सती सिस्टम क्या हो गया, एबॉलिश हो गया बंगाल में। ठीक है। एबॉलिश्ड सती सिस्टम इन बंगाल। ठीक है। लेटर फिर क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से भी 1830 में क्या कर दिया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। एबॉलिश। ठीक है। तो लीगली तो ये एबॉलिश हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे ओल्ड ऑर्थोडॉक्सी अभी भी चल रही थी, और लोग इसको प्रमोट भी कर कर रहे थे। ठीक है। अब आते हैं कि ये हो गया। उस टाइम पे एक जमींदार थे, ठीक है, जैसे याद रखिएगा कि इनके पिताजी का जो नाम हुआ करता था, फादर जो इनके थे वो थे रामाकांत रॉय। ठीक है। रामाकांत रॉय। और इनकी जो मदर थी, तारिणी देवी, तारिणी देवी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल आई नीड इट। ठीक है। और उस टाइम में ये जो थे, ये बहुत ही रिच फैमिली से थे, ये जमींदार वर्ग के लोग थे, ये जमींदार थे। ठीक है। जमींदार थे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इनके जो अगेंस्ट में थे, जो ये इनके जो, जैसे ये सती सिस्टम को एबॉलिश करना चाहते थे, इनके अगेंस्ट में जो थे वो थे राधा कांत दे। ठीक है। राधा कांत दे। ठीक है। राधा कांत देव क्या थे कि ये बेसिकली ये भी जमींदार थे। ठीक है। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि समाज में ऐसी सती सिस्टम का क्या हो, एबॉलिशन हो। ये कंटिन्यू करना चाहते थे उस रिवाज के साथ, क्योंकि टाइम पीरियड देखिए आप, किस टाइम की बात हो रही है। ठीक है। वहां पर पूरी ऑर्थोडॉक्सी थी। ठीक है। तो इन्होंने भी 1830 में एक, इन्होंने भी एक सभा बनाया। ठीक है। और जिस सभा का नाम था धर्म सभा, धर्म समाज बेसिकली। ठीक है। और ये क्या थे, इनके अगेंस्ट थे। ठीक है। इनके अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय के। और कुछ राजा राम मोहन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, इन्होंने दो कॉलेज की, इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। एक कॉलेज जो था वो था हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और ये जो कॉलेज उन्होंने खोला था, इसमें उनकी हेल्प किया गया था डेविड हेयर, एक ब्रिटिश अथॉरिटी का, डेविड हेयर के द्वारा हेल्प किया गया था। और ये कॉलेज का जो टाइम पीरियड था वो 1817 था। और इस टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखिए, तो वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड देखे तो 1813 से लेकर के 1823 तक रहा है, जिसमें इन्होंने फेमस एंग्लो नेपाल वॉर को क्या किया था, सप्रेस किया था। ठीक है। और उन्होंने जीता भी था नेपाल वॉर में, सगौली की ट्रीटी 1816 में कंक्लूड हुई थी। ठीक है। और इनके ही टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। ठीक है। 16 टू 18, वो वार का 17 टू 18 वो वार का टाइम रहा था। और इनके टाइम पे और अगर मेजर चीजों की बात करें तो 1820 में इनके टाइम पीरियड पे जो था वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट आया था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट आया था। और 1822 के टाइम पे, इनके ही टाइम पे जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट था, ये बेसिकली हेक्टर, सॉरी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे हेक्टर मुनरो अगर लिख देंगे तो ये बैटल ऑफ बक्सर का हो जाएगा।
तो 1822 में इन्होंने महलवारी सिस्टम इनके टाइम पे भी शुरू हुई थी, जिसको कि हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, जो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनके ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के हेल्प से क्या हुआ था कि ये हिंदू कॉलेज कैलकाटा का स्थापना हुआ था। फिर इन्होंने एक और कॉलेज खोला था 1827 में, और वो जो कॉलेज था उसका नाम था वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज, ये दोनों कॉलेज कैलकाटा में ही थे, ठीक है। वेदांत कॉलेज कोलकाता में ही थे। और ये 1827 में था, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड एम हर्स्ट। एम हर्स्ट उसके टाइम पे गवर्नर जनरल थे, जो कि एंग्लो बर्मीज वॉर में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था। ये इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1824 से लेकर के 1828 तक रहा है, ठीक है। तो ये दो कॉलेज की भी स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय फाउंडर भी थे। ही वॉज ए फाउंडर ऑफ कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, ठीक है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है मैच द कॉलम में कि कौन से कमेटी के कौन फाउंडर थे, ठीक है, या स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी, वो थे या नहीं। तो ये सारी चीजें आपसे क्या होती है, पूछ ली जाती है। तो इसलिए हर इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इनके डेथ के बारे में। तो इनका डेथ हो गया, मैंने ऑलरेडी बताया कि इनका डेथ हो गया 1833 में, ठीक है। और 1833 में ब्रिस्टॉल में इनकी डेथ हुई, ठीक है। और डेथ के बाद अब आर्य समाज को जो संभालने का काम किया इनिशियल दिनों में, ठीक है, तो आर्य समाज बोल रहा है, ठीक है, ब्रह्म समाज को, ठीक है। तो ब्रह्म समाज को जो इनिशियल डेज में इनके डेथ के बाद जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, उनका नाम था विद्यावशीष, विद्यावशीष, ठीक है। लेकिन ये कुछ टाइम तक के लिए ही थे। फिर आर्य समाज को ज्वाइन करने वाले 1858 में, 1858 के टाइम पे अगर देखा जाए, ठीक है, 1842 के टाइम पे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली से थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, और बहुत ही रिचेस्ट फैमिली ये मानी जाती है टैगोर फैमिली, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। लेकिन अब हेडिंग डालते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, और इनकी भी कंट्रीब्यूशन देख ही लेते हैं, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1842 में ये क्या कर रहे हैं कि ब्रह्म समाज ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, 1839 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा। और इससे थ्रू ये अपने रिफॉर्म एजेंडा को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। और ये थे ना, ये वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे, और एलोंग विथ ये चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो भी क्या हो, प्रमोट हो। वेस्टर्न एजुकेशन प्लस साथ के साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को भी ये प्रमोट करते थे कि दोनों होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन को मतलब ये ब्लेंड थे, ये मिक्सचर थे, ठीक है। तो ये ब्लेंड थे ये दोनों थॉट्स के, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, इस सभा के थ्रू वो करते थे, और इनका एक मैगजीन भी था जिसको हम तत्वबोधिनी पत्रिका भी बोलते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने पत्रिका भी चलाया था, तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। तो ये इनका था, 1842 में इन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 1842 में ये ब्रह्म समाज में आ गए। अब ये ब्रह्म समाज में जब आए, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करने लगे, जो कि हो रहा था, और ट्रेडिशनल एजुकेशन को भी प्रमोट करने लगे। और जो उनकी आइडियोलॉजी थी राजा राम मोहन रॉय को, उसको भी ये क्या करते थे, साथ में रखते थे, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजी को भी ये प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक और इंसान है जिनका नाम है केशव चंद्र सेन। तो इन्होंने ही इनवाइट किया था केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को, ठीक है, कि आप क्या कीजिए कि आप आइए, ठीक है, और आप यहाँ पे इनवाइटेड हैं, और आप भी ब्रह्म समाज को ज्वाइन कीजिए। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को भी ज्वाइन किया 1858 में, ठीक है। 1858 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। अब क्या हुआ कि अब ये हो रहा था कि केशव चंद्र सेन जो इंसान था, एज ए पर्सनालिटी की अगर बात करें केशव चंद्र सेन की, ठीक है, तो आगे भी बात करेंगे, बट ही वॉज ए काइंड ऑफ हिपोक्रेट, ठीक है। मतलब कि ये बोलता कुछ और था, वेरी गुड एट स्पीच, एट गिविंग स्पीच,
बट उसको इम्प्लीमेंट ये नहीं करते थे केशव चंद्र सेन। ठीक है। ये जो केशव चंद्र सेन थे ना, तो इनकी अगर बात करें ना, तो ये बहुत ही रेडिकल पर्सनालिटी थे, रेडिकल थे। ठीक है। और ये कॉस्मोपोलिटिसाइजेशन को क्या करते थे, कॉस्मोपोलिटाइजेशन को प्रमोट करते थे, पॉलिटिसाइजेशन को प्रमोट करते थे। और ये क्या थे, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी क्या करते थे, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते थे। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। ये मानते थे कि एज आफ्टर प्यूबर्टी ही क्या होनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज होनी चाहिए मैरिज की। ठीक है। और ये क्या हुआ कि आगे चल के ये चाहते थे कि ये जो सभा है, इसको ये चाहते थे कि क्या किया जाए, कि ग्लोबली इसको क्या किया जाए, कि स्प्रेड किया जाए ग्लोबली, आर्य समाज को स्प्रेड किया जाए। जबकि जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो चाहते थे कि बंगाल तक ही इसका ऑपरेशन क्या रहे, लिमिटेड रहे। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट आती है, और 1866 में ब्रह्म समाज क्या हो जाता है, स्प्लिट आ जाता है। ठीक है, 1866 में ब्रह्म समाज में स्प्लिट आता है। ठीक है। और ब्रह्म समाज में स्प्लिट आने के बाद ये दो ब्रह्म समाज होता है, एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बन जाता है, भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है, जिसके के फाउंडर कहलाए केशव चंद्र सेन। जिसके जो फाउंडर बने वो केशव चंद्र सेन बने। और दूसरा जो हो जाता है वो आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। और इसके जो फाउंडर हुए वो देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। अब इन्होंने ब्रिटिश को क्या किया, कन्विंस किया कि मिनिमम एज जो मैरिज की, गर्ल्स मैरिज की होनी चाहिए, वो डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है। तो मिनिमम एज जो हुआ, वो ब्रिटिश ने इनकी बात मान के, और 1872 में ब्रिटिशर ने क्या किया कि एक एक्ट लाए, और उस एक्ट का नाम था नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1870। ठीक है। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि गर्ल्स की जो मैरिज की एज थी उसको 14 वर्ष किया गया, 14 ईयर्स कर दिया गया। और जो बॉय का मैरिज एज था वो 18 ईयर कर दिया गया। ठीक है, 14 ईयर और 18 ईयर कर दिया गया। लेकिन ये एक टाइप के हिपोक्रेट इंसान थे, इन्होंने 1878 में अपने माइनर डॉटर का शादी कर दिया था कुछ बिहार के माइनर प्रिंस के साथ, कुछ बिहार के माइनर प्रिंस के साथ। ठीक है। तो ये खुद ही क्या किए थे, इस नेटिव मैरिज एक्ट का वायलेट कर दिए थे, जबकि ये खुद ही क्या थे, अगेंस्ट थे कि जो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, प्लस में जो मिनिमम एज जो होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। और ये खुद ही क्या कर दिए, इसको वायलेट कर दिए। इसकी वजह से फिर से एक ब्रह्म समाज आता है, ये ब्रह्म समाज डिसॉल्व हो जाता है, और एक नया ब्रह्म समाज, इसमें भी स्प्लिट आ जाता है, और एक साधारण ब्रह्म समाज नया फॉर्मेशन में आता है, साधारण ब्रह्म समाज। और इसके जो फाउंडर बने वो थे आनंद मोहन घोष। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की और बात कर लेते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगर हम बात करें तो एक हमारे हैं बहराम जी मालावारी, ये पारसी थे। बहराम जी मालावारी एक पारसी रिफॉर्मर थे, मालावारी पारसी रिफॉर्मर थे। ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और इन्होंने एज को लेके जो हुआ था उसको और कम करने की बात कही। और फिर से एक एक्ट आता है जिसको हम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट बोलते हैं। ठीक है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट बोलते हैं, जो कि 1891 में आया था। ठीक है, 1891 में आया था, और इसमें गर्ल्स की जो मैरिज एज कर दी गई थी वो 12 ईयर्स कर दी गई, और जो बॉय का मैरिज एज था उसको 18 ही रखा गया। इसके खिलाफ थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक वॉज अगेंस्ट इट, तिलक वॉज अगेंस्ट इट। ठीक है। इससे रिलेटेड एक मुकदमा भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा है एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं रखमाबाई मुकदमा। ठीक है, रखमाबाई मुकदमा। ये रखमाबाई केस असल में क्या था, तो रखमाबाई मतलब कि बहुत ही माइनर थी, 11 ईयर्स की थी, और 11 ईयर्स की एज में ही रखमाबाई की शादी हो गई थी बाबा भीखा जी के साथ। ठीक है, बाबा भीखा जी के साथ। और जब इनकी मैरिज हुई थी, तो ये इनके घर ना जाके ये अपने मम्मी के साथ ही रही। ही डिड नॉट लेफ्ट शी डिड नॉट लेफ्ट हिज हाउस, शी डिड नॉट लेफ्ट हिज होम, लेफ्ट हिज होम।
इसके वजह से क्या किया, बाबा भीखा जी ने कंप्लेंट कर दिया, केस कर दिया इनके अगेंस्ट ब्रिटिश कोर्ट में। ठीक है, और कोर्ट का जजमेंट भी बाबा भीखा जी के फेवर में आया, और फाइनली बोला गया कि जो रखमाबाई है उनको बाबा भीखा जी के पास ही रहना होगा। फिर रखमाबाई जो थी उन्होंने क्या किया, लेटर लिखा, लेटर टू क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया को इन्होंने क्या किया, लेटर लिखा। और जब क्वीन विक्टोरिया को इन्होंने लेटर लिखा और उस लेटर में इन्होंने अपील की कि इनके मैरिज को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, और इनके मैरिज को क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो यही था रखमाबाई मुकदमा, ये एसोसिएटेड था ये जब कंसेंट से। ठीक है, और ये भी था कि ये जब कंसेंट एक्ट पास होने का, क्योंकि ये मुकदमा जो था वो 1884 से 1885 के बीच था। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ जाते हैं हम एक पॉइंट, केशव चंद्र सेन में आप ये लिख सकते हैं 1868 में इन्होंने ये स्प्लिट के बाद जो शुरू किया था उसका नाम था टैबर्निकल ऑफ न्यू एसोसिएशन, न्यू डिस्पेंसेशन। टैबर्निकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन भी शुरू की थी, ये क्रिश्चियन मिशनरी पे ही बेस्ड था। डिस्पेंशनरी, डिस्पेंसेशन, सॉरी, डिस्पेंसेशन। ठीक है, डिस्पेंसेशन। ठीक है, तो ये इन्होंने शुरू किया था, और ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के भी मेंबर थे केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के भी ये क्या थे, मेंबर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे पर्सनालिटी पे। ठीक है, और दूसरे एसोसिएशन पे अपन जब आते हैं, ठीक है, तो दूसरे जो पर्सनालिटी हैं हम पढ़ेंगे अब यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, और जब अपन यंग बंगाल मूवमेंट की अगर बात करें, तो इसमें सबसे पहले इस मूवमेंट का जो शुरुआत किए थे वो बेसिकली एक, ही वॉज ए प्रोफेसर। ठीक है, ही वॉज ए प्रोफेसर एट हिंदू कॉलेज। ठीक है, ही वॉज ए प्रोफेसर एट हिंदू कॉलेज। और ये शुरुआत किया गया था एक एंग्लो इंडियन पर्सनालिटी के द्वारा, जिनका नाम था हेनरी, हेनरी लुइस, लुइस विवियन डुरेजियो, विवियन डिरीजियो, डुरेजियो, डुरेजियो। ठीक है, तो हेनरी लुइस विवियन डुरेजियो ने क्या किया था कि ये यंग बंगाल मूवमेंट को ये उन्होंने शुरू किया था, और ये हिंदू कॉलेज के क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, और ये बोलते थे कि थिंक फ्रीली, ये अपने फॉलोअर्स को बोलते थे थिंक फ्रीली। ठीक है, फ्रीली थिंक करने का मतलब है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में कोई काम मत करो, आपको जो आपका कॉन्शियंस बोले वही काम करना है। ठीक है, और ये जो लुइस विवियन डुरेजियो थे ना, ये हाईली इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अगर वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, तो अगर आपको थोड़ा भी पता हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसके जो थॉट प्रोसेस थे वो बहुत ही क्लियर थे। ठीक है, और मेजर थॉट जो इनको इंस्पायर कर रहे थे वो थी आइडिया ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी होनी चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लोगों के बीच फ्रेटर्निटी होना चाहिए, जो आज हमारे प्रियम्बल की जो चीजें हैं वो, जस्टिस मिलनी चाहिए सबको। तो इन सब फैक्ट्स पे ये क्या थे कि ये बहुत ही अडिग थे। ठीक है, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया से क्या थे, बहुत ही इंस्पायर्ड थे। ठीक है, और इसी के वजह से इनके, इन सब चीजों के वजह से इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हिंदू कॉलेज, एक्सपेल्ड फ्रॉम हिंदू कॉलेज। इनके जो फॉलोअर्स थे वो इनको क्या बोलते थे, इनको फॉलोअर्स को बोला जाता था डूरेजियंस। ठीक है, इनके फॉलोअर्स को क्या बोला जाता था, डूरेजियंस बोला जाता था। ठीक है, और इसको अगर इनके बारे में अगर और इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए, तो इनका जो टाइम पीरियड अगर बोले तो 1826 से लेकर के 1831 तक ये जो हिंदू कॉलेज था उसके क्या रहे, ये उसके प्रोफेसर रहे। ठीक है, और उसके बाद विवेन डिरूजो की अगर बात की जाए, तो इनका जो मेजर एम्बिशन था, ठीक है, तो ये प्रेस पे जो प्रतिबंध लगा था उसके भी ये क्या थे, अगेंस्ट थे। ही वॉज अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट द प्रेस रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये क्या चाहते थे, समाज में इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते थे, वुमेन एजुकेशन के ये क्या थे, सपोर्टर थे। ठीक है, विडोरी मैरिज के ये क्या थे, सपोर्टर थे। ठीक है, विडो मैरिज के भी ये क्या थे, सपोर्टर थे। ठीक है, ये आइडल, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप के ये क्या थे, अगेंस्ट थे। ठीक है, ये आइडल वर्शिप के क्या थे, अगेंस्ट थे। और ये जो पीजेंट जमींदार को दबाते थे उसके भी ये क्या थे, अगेंस्ट थे, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे।
ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम जलिंदा। ठीक है, इनको फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, ही इज गिवन द टाइटल ऑफ फर्स्ट इंडियन नेशनल पोएट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन नेशनल पोएट, या फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल पोएट। ठीक है, तो ये इनके बारे में ये चीजें थी, इनकी बहुत यंग एज में ही क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है, तो बंगाल, यंग बंगाल मूवमेंट इज क्लियर। ठीक है, अब आगे जो आते हैं हम थोड़ा सा और बंगाल से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। ईश्वर चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर का मतलब क्या है? विद्यासागर मीन्स ओशियंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज का समंदर। ठीक है, ओशियंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, और नॉलेज इनकी जो मास्टरी थी वो किस में थी? संस्कृत में। ठीक है, इनकी जो मास्टरी थी किसमें थी? संस्कृत में थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बाकी लैंग्वेज नहीं जानते थे, बट ये संस्कृत को बहुत अच्छे से जानते थे। और ये क्या थे? प्रिंसिपल भी थे कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के। ये आज प्रिंसिपल ऑफ कैलकटा संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ये कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के क्या रहे? प्रिंसिपल भी रहे, और सेक्रेटरी थे बेथ्यून कॉलेज के। बेथ्यून भी कलकत्ता में ही है, सेक्रेटरी ऑफ बेथ्यून कॉलेज। ठीक है, ये वुमेन कॉलेज था बेथ्यून कॉलेज के भी। ये 1849 में क्या रहे हैं? प्रिंसिपल। और इसके 1851 में ये क्या रहे हैं? प्रिंसिपल रहे। ठीक है, इनको जो विद्यासागर, इनका कोई नाम नहीं था, इनको टाइटल दिया गया था। और इनको टाइटल कौन दिया था? तो इनके अल्मा मैटर, मतलब जिस कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे ना, इस कॉलेज ने ही इनको ये टाइटल दिया था। ठीक है, तो ये टाइटल इनको इस कॉलेज ने ही दिया था। ठीक है, और ये अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दिए थे कि वुमेन को अपलिफ्टमेंट मिले, अपलिफ्टमेंट ऑफ, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, और उनका इमेंसिपेशन रहे। ठीक है, वुमेन का। और ये बहुत ही अगेंस्ट थे विडो मैरिज, सॉरी विडो मैरिज के बहुत ही कट्टर समर्थक हुआ करते थे कि विडो मैरिज होनी चाहिए, विडो मैरिज। और इनके नॉलेज की वजह से बहुत ही टाइम इनको क्या किया जाता था? इनवाइट किया जाता था फोर्ट विलियम्स में। ठीक है, वॉज इनवाइटेड टू फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम में जो नए ट्रेंड जो सिविल सर्वेंट रिक्रूट्स आते थे, ठीक है, वो क्या किए जाते थे? वो इनके पास भेजे जाते थे टू लर्न संस्कृत लैंग्वेज एंड टू लर्न द इंडियन कल्चर बेसिकली। ठीक है, तो ये उनसे भी कांटेक्ट इनका अच्छा खासा था। तो इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को क्या किया कि परसुएड किया, कन्विंस किया। ठीक है, कि विडो रीमैरिज के लिए कोई एक्ट लाया जाए, विडो रीमैरिज का कोई एक्ट लाया जाए, विडो रीमैरिज के लिए कोई एक्ट लाया जाए। और एज सच ब्रिटिश अथॉरिटी ने इनको निराश नहीं किया, और ब्रिटिश अथॉरिटी ने 1856 में हिंदू विडो, हिंदू के लिए हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि हिंदू विडो जो थी वो फिर से शादी कर सकती हैं आफ्टर हिज हस्बैंड डेथ। ठीक है, मींस इफ हस्बैंड हैज बीन डिसीज्ड देन शी इज अलाउड टू मैरी। ठीक है, तो ये 1856 में ये एक्ट आया। ये मेजर कंट्रीब्यूशन इनका था। इनको फादर ऑफ बंगाली प्रोज भी बोलते हैं, फादर ऑफ बंगाली प्रोज भी बोलते हैं, बंगाली प्रोज। आई होप प्रोज यू नो गद्यांश। ठीक है, पोएम एंड प्रोज यू नो। ओके, सो बंगाली प्रोज भी बोलते हैं। और इनका एक फेमस मैगजीन था जिसको हम सोम प्रकाश, इस टाइम पे बंगाली में तो सोम प्रकाश यही होगा, आप सोम प्रकाश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट वाज सोम प्रकाश। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर्स थे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे। ठीक है, और फाइनली इन्होंने ये सारे इनके कंट्रीब्यूशन थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, खासकर वेथूम की सेक्रेटरी थे, वेथूम कॉलेज के। और साथ के साथ 1851 में ये प्रिंसिपल सर्व किए गए थे इसके, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगले पर्सनालिटी पे जो आते हैं हम, दयानंद सरस्वती पे आते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती का अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो ये 1824 में हुआ।
ठीक है, कब हुआ था? 1824 में हुआ था। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो बेसिकली इनका जन्म जो हुआ था वो गुजराती ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन गुजराती ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इनका जब जन्म हुआ उसके 21 ईयर्स के बाद, 21 साल के बाद इन्होंने घर को छोड़ दिया और ये एसेटिक बन गए। ठीक है, ये सन्यासी बन गए, ही वॉज अ हिंदू एसेटिक। ठीक है, तो 21 ईयर्स की एज में इन्होंने शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने घर को क्या किया, त्याग किया। ठीक है, और फाइनली जब ये बाहर गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से मिले। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, स्वामी पूर्णानंद। और स्वामी पूर्णानंद जी ने ही इनको नाम दिया था दयानंद सरस्वती। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो मूल शंकर था। हिज ओरिजिनल नेम वाज मूल शंकर। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर था। इनको नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया। ठीक है, जो कि एक स्वामी हुआ करते थे। ठीक है, और विवेकानंद से भी इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, इनके गुरु की अगर बात करते हैं, ये दोनों ही इनके गुरु नहीं थे। ठीक है, तो इनके गुरु थे जिनका नाम था ब्रिज आनंद, ब्रिज आनंद। ठीक है, ब्रिज आनंद, ब्रिज आनंद इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, अगर हम इनकी आइडियोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, अगर दयानंद सरस्वती की हम आइडियोलॉजी की बात करें, तो ये भी आइडल वर्शिप के क्या थे? अगेंस्ट थे। ही वॉज अगेंस्ट आइडल, अपोज्ड आइडल वर्शिप। ठीक है, ये इनका जो ये था ना, तो ये बेसिकली क्या थे, इन्होंने एक सभा की वो की थी, शुरुआत की थी, और वो सभा का नाम है आर्य सभा। ठीक है, आर्य सभा मतलब आर्य अगर वर्ड है तो वेद से तो रिलेटेड ये है। ठीक है, आर्य सभा की 1875 में इन्होंने, भले ही जन्म इनका गुजरात में हुआ था, लेकिन आर्य सभा का फाउंडेशन इन्होंने बॉम्बे में किया था। ठीक है, जो कि आर्य सभा जो था उसका बाद में इन्होंने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया, और हेडक्वार्टर को इन्होंने लाहौर शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये आर्य सभा के फाउंडर रहे। और ये हमेशा क्या करते थे, ये वेद को बहुत मानते थे, ये पुराण और वगैरह के बहुत क्रिटिकल थे। ये बोलते थे कि ओरिजिनल जो हिंदुइज्म है वो कहाँ है? वेदों में है। ठीक है, अर्ली वेदों में है। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने स्लोगन भी दिया था, बैक टू वेदा, गो बैक टू वेद। ठीक है, वेद की तरफ लौटो, इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदा। ठीक है, और ये वेद से बहुत करते थे, इसलिए इन्होंने ये मूवमेंट भी, क्योंकि वेद में अगर देखें तो काउ की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो इन्होंने काउ सेफ्टी को लेकर भी मूवमेंट चलाया था। काउ सेफ्टी मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था, आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, और ये शुद्धिकरण, शुद्धिकरण मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था। और ये जो शुद्धिकरण मूवमेंट था वो बेसिकली क्या था? तो शुद्धिकरण मूवमेंट इनका ये था कि ये चाहते थे कि जो भी लोग मिडिवल टाइम्स में किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के और उन्होंने हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में अगर वो कन्वर्ट हुए हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम में, तो वो अपने आप को फिर से क्या कर सकते हैं? हिंदू धर्म में अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इनका शुद्धिकरण मूवमेंट भी था। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स के बहुत क्या थे? अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स के क्या थे? अगेंस्ट थे। ठीक है, और ये भी विडो मैरिज को बहुत ही प्रमोट करते थे, विडो मैरिज को प्रमोट करते थे। और ये ब्रिटिश के क्या थे? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे। और इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट के लिए इन्होंने ही पहली बार स्वराज वर्ड का यूज किया। ठीक है, जो स्वराज वर्ड था वो पहली बार किसने यूज किया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने ही किया था। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमारे इंडियन रूलर लाख बुरे हों, लेकिन वो कभी भी विदेशी रूलर से क्या है? अच्छे ही होंगे, तो हमें अपने आप ही रूल करना चाहिए। और इनके जो सपोर्टर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इनके आर्य समाज को बहुत ही प्रमोट किया इन द रीजन ऑफ लाहौर पंजाब, लाहौर पंजाब के रीजन में। और इन्होंने स्वराज जब बोला था तो इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था। वो स्लोगन था, इंडिया इज फॉर इंडियंस, इंडिया इज फॉर इंडियंस। ठीक है, इनके जो मूवमेंट का जो मेन मोटो था, अगर मोटो की बात करें इनके मूवमेंट का, तो वो था कीरीवांथो, कीरीवांथो विश्वम आर्यम, विश्वम आर्यम। ठीक है,
इसका मतलब क्या है? मेक द वर्ल्ड नोबल, मेक द वर्ल्ड नोबल। ठीक है, ये इसका मोटो था, आर्य समाज का जो मोटो था ये था। ठीक है, ये पुराण वगैरह के इन्फ्लुएंस थे, और जो आज जो हिंदू रिचुअल्स जो हो रहे थे उसके ये थोड़े अगेंस्ट थे। ठीक है, ये बहुत ही अगेंस्ट है, मतलब कि वो इसके थोड़े क्रिटिकल थे। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ प्रिस्टली क्लास के ये क्या थे? अगेंस्ट थे। जो प्रिस्टली क्लास का डोमिनेंस था, ब्राह्मण वर्ग का डोमिनेंस ऑफ प्रिस्टली क्लास, उसके ये क्या थे? अगेंस्ट थे। ठीक है। ठीक है, तो इनका जो मेजर ये था, स्लोगन भी था, और इनके जो इन्होंने बहुत सारे वो क्या बोलते हैं मैगजीन्स भी पब्लिश किए थे। तो वो मैगजीन्स देखते हैं, न्यूज़पेपर इनके देखते हैं, तो एक जो सबसे फेमस था उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, लाइट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, फिर वो सत्यार्थ प्रकाश। फिर था वेद भाष्य, वेद भाष्य, और एक था वेद भाष्य भूमिका। वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका। ठीक है, इन सब में क्या थे कि ये जो थे सत्यार्थ प्रकाश सबसे फेमस मैगजीन। ठीक है, इन्होंने दलित और वुमेन को पढ़ने का भी अधिकार दिलाया। ठीक है, इन्होंने दलित और वुमेन को मंदिरों में जाने का भी इन्होंने क्या किया, एक्सेस टू टेम्पल्स भी इन्होंने दिलाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये पहले ऐसे थे जो चाहते थे कि हिंदी जो हो वो हमारी क्या हो, नेशनल लैंग्वेज हो, हिंदी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, और फाइनली इनका 1883 में, 1883 में इनका क्या होता है कि जोधपुर में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है, पॉइजन देके। जोधपुर में ही गॉट असैसिनेटेड। ठीक है, जहर दे के इनको मार दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ क्या हुआ था कि इनके दो, मतलब क्या बोलते हैं, दो इनके डिसेपल थे। एक का नाम था स्वामी हंसराज, स्वामी हंसराज। ठीक है, और एक के नाम थे स्वामी शारदानंद, स्वामी शारदानंद। ठीक है, तो इन्होंने, स्वामी हंसराज ने 1886 में, ये जो थे ये प्रोग्रेसिव थॉट से इनके इंस्पायर्ड थे। ठीक है, ये इनके वेस्टर्न थॉट से इंस्पायर्ड थे, वेस्टर्न थॉट को भी वो प्रमोट करते थे, और वैदिक रिचुअल्स को भी वो क्या करते थे, प्रमोट करते थे। वैदिक रिचुअल जो वेदों में है उसको वो प्रमोट करते थे। ठीक है, तो स्वामी हंसराज 1886 में एक कॉलेज का स्थापना करते हैं, और वो कॉलेज का नाम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, लाहौर में। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है, जिसमें क्या दी जाती थी, वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ वैदिक एजुकेशन को भी दी जाती थी। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ वैदिक एजुकेशन को भी दी जाती थी, ये लाहौर में था। फिर इनके जो स्वामी शारदानंद थे, इन्होंने 1901 1902 के करीब, ठीक है, इन्होंने भी एक कॉलेज खोला था, गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी। गुरुकुल था कांगरी यूनिवर्सिटी, और इसमें ट्रेडिशनल रिचुअल से क्या होते थे, पढ़ाई होते थे, और ट्रेडिशनली पढ़ाई होती थी। गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हरिद्वार में, हरिद्वार में। तो इट वाज ए गुरुकुल, और ये जो था वो एंग्लो वैदिक क्या था, कॉलेज था। ठीक है, तो ये थी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड चीजें। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं किस पे, स्वामी विवेकानंद पे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद पे आते हैं, और उनको डिस्कशन करते हैं उनकी। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो, स्वामी विवेकानंद का अगर हम बर्थ की बात करें तो ये बर्थ डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जैन 19 बोल रहे हैं, 1863। ठीक है, 1863 में इनका जन्म हुआ। इसको हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे के, राष्ट्रीय युवा दिवस इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे। ठीक है, यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में ही हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनका जो नाम था वो स्वामी विवेकानंद नहीं था। इनका जो नाम अगर देखें तो इनका नाम था नरेंद्र, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त। और अगर इनकी मदर की बात देखें तो भुवनेश्वरी देवी,
भुवनेश्वरी देवी। ठीक है। तो नरेंद्र नाथ दत्त क्या था इनका नाम था। इनको स्वामी का जो टाइटल दिया था वो राजस्थान के एक राजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह। ठीक है। तो अजीत सिंह ने ही इनको क्या दी थी, इनको स्वामी विवेकानंद की क्या दी थी, टाइटल दी थी। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। इनके जो गुरु थे वो सबसे इम्पोर्टेंट इनके लाइफ में क्या रखते हैं, कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और इस गुरु के भी फेवरेट डिसिपल अगर देखें तो वही थे स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस क्या थे, एक प्रिस्ट थे। ठीक है। ही वॉज ए प्रिस्ट एट दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। ठीक है। एट दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कलकत्ता। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कलकत्ता। ठीक है। ये क्या थे, प्रिस्ट थे। ठीक है। इन्होंने अपनी इंटायर लाइफ दे दी थी अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी को। ठीक है। ह्यूमैनिटी को कैसे ऊपर लाया जाए, उसको इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी टू ह्यूमैनिटी। ठीक है। ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है। और ये लोगों को सफरिंग जो होती थी उससे रिलीफ पहुंचाने के लिए बहुत सारी सोशल वर्क किया करते थे। ठीक है। और अगर इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, तो इन्होंने एक थॉट दिया था जिसको बाद में पॉपुलराइज किया विवेकानंद के द्वारा, कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू ह्यूमन। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। सर्विस टू गॉड। ठीक है। इंसान की सेवा ही क्या है, भगवान की सेवा है। ठीक है। ये इन्होंने बोला था, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। इन्होंने इसके रिगार्डिंग एक मंत्र भी दे दिया था, उस मंत्र को हम बोलते हैं यत्र जीव तत्र शिव। यत्र जीव, जहाँ इंसान है वहीं क्या है, भगवान है, यत्र शिव। ठीक है। तो ये मंत्र भी इनका था। ठीक है। ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे, ही बिलीव इन आइडल वर्शिप। ठीक है। ठीक है। इनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, वो भी पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने बहुत सारी, उन्होंने हिंदुइज्म की जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट थी उनको भी पढ़ी थी, और बाकी टेक्स्ट को भी उन्होंने पढ़ा था। लेकिन जब वो इनसे मिले तो इनसे बहुत वो इंस्पायर्ड हुए, और तभी लगा उनको कि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। ठीक है। ठीक है। और इनकी फिलोसफी से वो काफी प्रभावित थे। ठीक है। उनको तब तक शांति नहीं मिली थी जब तक वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद की अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ठीक है, तो वो वुमेन एजुकेशन को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। जो भी सोशल इविल्स थे, जैसे जो समाज में चाइल्ड मैरिज थे उसके ये क्या थे, अगेंस्ट थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। ठीक है। अगर बात किया जाए कि विडोरी मैरिज के ये सपोर्टर थे, विडोरी मैरिज के ये क्या थे, सपोर्टर थे। ये वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे, इंडियन एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे, वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। ये सारी इनकी क्वालिटीज थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की। अब कुछ इम्पोर्टेंट उनके देखते हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक क्या बोलते हैं उसको, कि वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था शिकागो में 12 सितंबर, 12 सितंबर 1893 को इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड रिलीजियस रिलीजन कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, रिलीजन कॉन्फ्रेंस। ठीक है। जिसको अगर हिंदी में देखें तो विश्व धर्म सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था। ये कहाँ पे था, ये यूएसए में था, शिकागो में। ठीक है। यूएसए के शिकागो में ये था। ठीक है। और इसमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और इन्होंने यहाँ पे सबका दिल जीत लिया था, जितने भी विश्व धर्म गुरु आए थे सबका दिल इन्होंने जीत लिया था। कि इन्होंने क्या क्या अपने उस भाषण में कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट किए उसमें। ठीक है। इन्होंने अपने जो भाषण की शुरुआत थी, इन्होंने जो अपनी स्पीच दी थी उसकी शुरुआत इन्होंने की थी अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर बोल के, अमेरिकी भाइयों और बहनों। मोदी जी नहीं बोल रहे हैं ये बात। ठीक है। अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है। इससे इन्होंने शुरुआत की थी। इन्होंने और भी चीज बोला था। इन्होंने ये बोला था, इन्होंने स्ट्राइकिंग, इन्होंने फर्दर स्ट्राइक किया कि बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट एंड द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ ईस्ट। इन्होंने ये बोला बेसिकली कि जो मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट है,
ठीक है। मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट जो है वो ईस्ट को हेल्प कर सकता है, और जो स्पिरिचुअलिज्म है ईस्ट की, वो किसको हेल्प कर सकता है, वो वेस्ट को हेल्प कर सकता है। अब स्पिरिचुअलिज्म तो सबको पता है, ठीक है, कि जो ईस्ट की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भगवान में, रिलीजन में, जो ये कल्चर में जो आस्था है, ये सारी चीजें वेस्ट हमसे सीख सकते हैं। और ईस्ट जो है वो वेस्ट से क्या इनको मिल सकता है, मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का इनका मतलब ये था कि वो ये बोल रहे थे कि वो डेवलपमेंट दे सकते हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनके पास है, साइंटिफिक अप्रोच बता सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ये बोला कि वासुदेव व कुटुंबकम, इन्होंने बोला कि वर्ल्ड इज वन, ठीक है, वासुदेव व कुटुंबकम कुटुंबकम। इनसे वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे लोग क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है। जब ये वो समिट से आए तो इन्होंने अपने जो सोशल रिफॉर्म्स थे उनको परस्यू करने के लिए, अपने एजेंडा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इन्होंने ये कभी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन किए। ये कांग्रेस के टाइम पे भी थे, 1885 में जब कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी ये थे, लेकिन इन्होंने कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन किया। इन्होंने यूथ को बहुत ही इंस्पायर किया अपने थॉट प्रोसेस को लेके, ठीक है। और इन्होंने जब वहां से ये आए तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन, जो कि इनके गुरु के नाम पे था, तो रामकृष्ण मिशन इन्होंने 1897 में स्टार्ट किया, ठीक है, बेलूर मठ कैलकाटा में, बेलूर मठ कैलकाटा से फर्दर वो स्प्रेड हुआ ऑल अक्रॉस इंडिया, बेलूर मठ कैलकाटा, ठीक है। वहां से उन्होंने ये स्टार्ट की इस मिशन को, ठीक है, क्योंकि वो अपने गुरु के बहुत ही क्या हुआ करते, फेवरेट डिसिपल भी थे, और उनके गुरु भी बहुत ही इनसे प्रेम करते थे, ठीक है। तो इन्होंने किया 1897 में। और फिर इन्होंने 1900 में सेकेंड वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुआ, उसको भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, सेकेंड वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, क्योंकि क्या हुआ, पेरिस में हुआ, इसको भी इन्होंने क्या किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और 1902 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो 1902 में इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी जहाँ पे इनकी जो डेथ होती है तो इनका जो रॉक मेमोरियल अभी है वो तमिलनाडु में, रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। और आपने अगर न्यूज देखा होगा तो जो 18 लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उसके मध्य में पीएम मोदी ने वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ पे क्या किया था, मेडिटेट किया था, मोदी मेडिटेटेड एट दैट प्लेस, ठीक है। तो ये था स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड चीजें। आई थिंक ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को कितने फॉलो करते थे, प्रमोट करते थे, हमने सारी चीजें देख ली, ठीक है। और हमने लगभग लगभग चीजें देख ली हैं, ठीक है। आर्य समाज अपन ने देख लिया, अपन ने ब्रह्म समाज देख लिया, अपने ने स्वामी विवेकानंद भी देख लिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी देख लिया है, डुरोजियो को भी देख लिया है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रार्थना समाज की, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रार्थना समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे, ठीक है, जो काम आर्य समाज से ये लोग बहुत ही, आर्य समाज बोल रहे हैं, ब्रह्म समाज से ये लोग बहुत ही इंस्पायर्ड थे, इसके फाउंडर लोग, ठीक है। तो जो ब्रह्म समाज जो इधर कर रहा था, जो ईस्ट में जो ब्रह्म समाज कर रहा था, ये लोग भी चाहते थे कि वेस्ट में ये सेम चीजें करें। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम और पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग इसके क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। और ये समाज को अगर देखा जाए तो ये फाउंडर थे, और ये लोग इंस्पायर्ड थे सबसे ज्यादा केशव चंद्र सेन से, देवर इंस्पायर्ड फ्रॉम केशव चंद्र सेन, ठीक है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और उसके बाद इनको पॉपुलराइज करने का, जो प्रार्थना समाज को जो पॉपुलराइज किया गया वो किया गया था एमजी रानडे के द्वारा, ठीक है। एमजी रानडे जो कि महादेव गोविंद रानडे हैं, और महादेव गोविंद रानडे जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु भी बोले जाते हैं, गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। और गोखले खुद किसके गुरु हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी के ये गुरु हैं। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, एमजी रानडे गुरु ऑफ गुरु, गुरुओं के भी गुरु हैं, गुरु ऑफ गुरु हैं, ठीक है। तो ये प्रार्थना समाज के ये थे, इनको पॉपुलराइज करने का काम एमजी रानडे ने किया था।
और क्योंकि ये जिस चीजों से केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी से क्या थे, इंस्पायर्ड थे, तो जो भी ब्रह्म समाज की जो आइडियोलॉजी थी वो सब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या इनकी आइडियोलॉजी थी, और उस आइडियोलॉजी को इधर भी फॉलो किया गया था। ठीक है, तो ये थिंक आई थिंक अनक्लियर। एमजी रानडे को सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं, इनके नॉलेज बहुत ही ज्यादा इनके पास थे, सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रार्थना समाज थी वो बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वो स्टार्टेड है बॉम्बे। ठीक है, और इसका मेजर एम्बिशन की अगर बात करें तो विडोरी मैरिज था, वुमेन्स एजुकेशन था, एबोलिशन ऑफ कास्ट था, क्योंकि केशव चंद्र क्या बोलता था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रार्थना समाज हो गया। इसके बाद अपन आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो इंडिया में नहीं बनी। ठीक है, इसका फाउंडेशन जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो हेलेना हेलेना ब्लावाट्स्की हैं, हेलेना ब्लावाट्स्की और कर्नल कोल्ट, ब्लावाट्स्की। ठीक है, और एंड कर्नल कोल्ट, कर्नल कोल्ट। ठीक है, इसके दो लोग फाउंडर हैं। और इसका जो फाउंडेशन हुआ है वो न्यूयॉर्क में हुआ है 1875 में। ठीक है, तो इंडिया ये कैसे आया, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रेजेंस इंडिया में कैसे आया, और बेसिकली पहले इसकी एम्बिशन की बात करें। ठीक है, ये विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी को प्रमोट करता था, यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे थॉट्स प्रोसेस को क्या करता था, प्रमोट करता था। ठीक है, पास डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजों के ये अगेंस्ट था। ठीक है, तो इंडिया में ये कैसे आया, तो 1889 में एक आयरिश लेडी है जिनका नाम है एस एम टी एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो 1889 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं न्यूयॉर्क में ही। ठीक है, और इनकी वजह से ही ये जब इंडिया में आती है 1893 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अद्यार, पहले इसका न्यूयॉर्क में ही था, अब ये हेडक्वार्टर अद्यार मद्रास में शिफ्ट हो जाता है। और ये 1893 में जब ये आती हैं श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, ये इंडिया में आती हैं और इंडिया में बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। उसके बाद ये 1800 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू यूनि कॉलेज का भी स्थापना किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज यहाँ पे नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं। ठीक है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी में इन्होंने स्टैब्लिश किया, जो कि 1916 में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसमें कन्वर्ट हो गया, बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये कन्वर्ट हो गया। और इसके जो फाउंडर बने वो मदन मोहन मालवीय बने, फाउंडर जो थे वो मदन मोहन मालवीय बने, मालवीय बने। ठीक है, तो ये यहाँ तक आई एम क्लियर। ठीक है, तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी, और इन्होंने 1917 में इनके वर्क को देखते हुए इनको क्या किया गया, ये कलकत्ता सेशन को भी प्रिसाइड की थी, कलकत्ता सेशन का प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी कांग्रेस के यही बनी, कलकत्ता सेशन वाज प्रिसाइडेड। ठीक है, वाज प्रिसाइडेड बाई हर। ठीक है, तो उन्होंने प्रिसाइड किया 1917 में। और उसके बाद ये 1920 में जब महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर रहे थे, ये इसके अगेंस्ट थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। एनिमेशन ने बहुत सारे काम किया, होम रूल लीग भी चलाया। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब महात्मा गांधी इंडोर्स कर रहे थे तो उस टाइम ये इनके अगेंस्ट इन्होंने अपोज किया, और बाद में फाइनली उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस। तो आई थिंक आई एम क्लियर विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, और अपन अब आते हैं अपन क्या बोलते हैं, इस्लामिक, और वी कैन से दैट इस्लामिक रिफॉर्म। ठीक है, कि इस्लाम में कैसे रिफॉर्म है, हिंदुइज्म के रिफॉर्म्स तो अपन देख लें, अब इस्लामिक रिफॉर्म देखते हैं और रिफॉर्मर्स को देखेंगे। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उनको क्या बोला जाता है कि उनको फादर ऑफ इंडियन रिनेशा या फादर ऑफ हिंदू सोशल रिफॉर्म बोला जाता है, वैसे ही
रिफॉर्म करने का जो इस्लाम धर्म में जो किया गया, तो उसके जो पाइनियर थे वो सर सैयद अहमद खान थे। पाइनियर जो थे वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, आगे अपन डिस्कस करेंगे, द कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक भी लिखी है। तो सर सैयद अहमद खान है। ठीक है। और इनको पायनियर बोला जाता है, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने वाले इंसान हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते थे। ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि जो ये हिंदू मुस्लिम है ना, ये दो आईज हैं इंडिया के। ठीक है। भारत के दो आंख बोला था हिंदू मुस्लिम को। ठीक है। और इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट का शुरुआत किया था। इनके मूवमेंट का नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट। ये क्या चाहते थे? ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। और ये इस्लामिक पीपल को, ये मुसलमानों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, मॉडर्नाइज इस्लामिक पीपल थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन। इस्लामिक पीपल को वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू ये मॉडर्नाइज करते थे, मॉडर्नाइज करना चाहते थे। ठीक है। ये कांग्रेस के अगेंस्ट थे, ही वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस, अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि जो कांग्रेस का जो 1898 का जो सेशन हो 1888 का जो सेशन हो रहा था इलाहाबाद में, तो इसमें अंग्रेजों ने इनको भेजा था उसको क्या करने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये अगेंस्ट थे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के, और वेस्टर्न एजुकेशन को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। और ये बहुत ही कट्टर समर्थक थे किसके, ब्रिटिशर के। ठीक है। ये ब्रिटिशर के क्या थे, बहुत ही कट्टर समर्थक थे। ठीक है। तो इनका एक जनरल भी था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक इनका क्या है, एक जो कि 1888 में इन्होंने रिलीज किया था। ये एक इनका इम्पोर्टेंट मैगजीन है। इन्होंने अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक सोसाइटी, सोसाइटी का भी इन्होंने क्या किया था, फॉर्मेशन किया था। ठीक है। और इसके ठीक विपरीत एक मूवमेंट है जो कि इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट ही है, उसको हम बोलते हैं देवबंद, देवबंद मूवमेंट। ठीक है। अपन देवबंद मूवमेंट देखें, तो देवबंद मूवमेंट के जो फाउंडर है, ठीक है, इसके जो फाउंडर है वो है मोहम्मद कासिम नानोतवी। मोहम्मद कासिम, कासिम नानोतवी, नानोतवी प्लस सैयद अहमद गगोई। सैयद अहमद गोगोई। ये वो सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान नहीं है, सैयद अहमद गोगोई। ठीक है। और ये जो देवबंद मूवमेंट था, ये क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट था, वेस्टर्न एजुकेशन के क्या था, अगेंस्ट। ठीक है। प्लस में ये क्या था कि ये ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा था, ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। और और अगर हम इसकी बात करें तो ये कांग्रेस के फॉर्मेशन को भी सपोर्ट कर रहा था, सपोर्टेड कांग्रेस फॉर्मेशन, कांग्रेस फॉर्मेशन। ठीक है। इन्होंने एक इस्लामिक सेमिनरी का भी निर्माण कराया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1866 में। और वो जो इस्लामिक जो ट्रेडिशन वो जो था उसका नाम क्या था, दार उल दारुल उलूम, दारुल दार उल उलूम, उलूम देवबंद, देवबंद, दार उल उलूम देवबंद, ये इस्लामिक सेमिनरी था। और इसमें जो टीचिंग्स होती थी वो कैसी होती थी, लैंग्वेज जो था वो उर्दू था। ठीक है। तो ये आप ये क्या चाहते थे, रिवाइवल ऑफ इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, रिवाइवल ऑफ इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्या थे इनके पॉइंट्स थे। ठीक है। जो आपको याद रखने हैं। अब दो और देखते हैं मुस्लिम में। ठीक है। एक है अपना ये अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट। ठीक है। और एक है अपना वहाबी मूवमेंट। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ये भी क्या थे, अगेंस्ट थे। ठीक है।
अहमदिया मूवमेंट की अगर फाउंडर की बात दिया जाए तो मिर्जा गुलाम अहमदिया है, गुलाम अहमदिया है। ठीक है। और इस मूवमेंट की अगर अपन फाउंडर की बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी है, सैयद अहमद बरेलवी, बरेलवी। इसका जो मेजर सेंटर, मेन सेंटर था वो पटना था। ठीक है। और ये यूपी क्या था इसका, मेन सेंटर की अगर बात किया जाए तो क्या था, यूपी में था। ठीक है। आप एक चीज क्या कर सकते हैं कि मतलब एक चीज आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जब हमने सर सैयद अहमद खान को पढ़ा था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट से एसोसिएटेड है, तो उन्होंने मुहम्मदम मुहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का भी स्थापना किया था 1875 में, जो कि बाद में 1920 में ये क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमदिया और सैयद अहमद बरेलवी थे, ये जिहाद को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है। ये जिहाद को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। और ये जो मिर्जा गुलाम अहमदिया हैं, ये अपने आप को क्या बोलते थे, ये अपने आप को बोलते थे कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार। और सेकंड प्रोफेट, प्रोफेट सेकंड पैगंबर अपने आप को ये बोलते थे। ठीक है। इनका एक जर्नल था, जर्नल जो इन्होंने, बहरीन अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया, अहमदिया। ठीक है। ये अगेंस्ट थे जिहाद के, अगेंस्ट जिहाद। ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे तो इनको देखना था। ठीक है। अब आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो ही टॉपिक है, एक हम सत्य शोधक समाज देखेंगे, वाइकम सत्याग्रह और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और फिर B.R. अम्बेडकर को देखेंगे। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले सत्य शोधक समाज से। सत्य शोधक सोसाइटी, सोसाइटी, और इसको समाज भी बोले तो कोई गलत नहीं है। ठीक है। तो इस ये 1873 में इसको फाउंड किया गया, और इसको फाउंड कहाँ किया गया था, बॉम्बे में। ठीक है। मेजर सेक्शन पुणे बॉम्बे ये सारी चीजें थी। ठीक है। और ये इसके जो फाउंडर हैं वो पति पत्नी दोनों हैं, ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले। ठीक है। फातिमा शेख भी इनकी सपोर्ट कर रही थी। ठीक है। उस्मान खान भी इसके इनके सपोर्ट कर रहे थे। तो ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले, सावित्री बाई फुले। ठीक है। उन्होंने सत्य शोधक समाज, ठीक है, इन्होंने क्यों शुरू की थी, क्या इसका एम्बिशन था। ठीक है। तो उसमें समाज में वुमेन एजुकेशन को ये बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, वुमेन एजुकेशन को ये लोग बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के सख्त खिलाफ थे ये लोग, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके सख्त खिलाफ थे। और ये जो ओवर डोमिनेंस था प्रिस्टली क्लास का, उसके भी ये क्या थे, अगेंस्ट थे। ओवर डोमिनेंस ऑफ प्रिस्टली क्लास के अगेंस्ट थे। ये इक्वल राइट्स में बिलीव करते थे कि सबको क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। ठीक है। और ये वेस्टर्न एजुकेशन को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है। तो ये इनकी फिलोसफी थी। ठीक है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को भी ये क्या करते थे, प्रमोट करते थे। आइडल वर्शिप के ये क्या थे, अगेंस्ट थे, अगेंस्ट आइडल वर्शिप थे, अगेंस्ट आइडल वर्शिप। ठीक है। लोअर कास्ट के राइट्स को ये सिक्योर करना चाहते थे। ठीक है। और इनको महात्मा का भी टाइटल दिया गया है, इनको महात्मा का जो टाइटल दिया गया है वो सोशल एक्टिविस्ट जो बॉम्बे के थे उन्होंने दिया है, बाई सोशल एक्टिविस्ट ऑफ बॉम्बे, तो ये भी महात्मा कहे जाते हैं। ठीक है। और इनको कंपेयर भी किया गया है मार्टिन लूथर किंग के साथ, मार्टिन लूथर किंग और जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ भी इनको कंपेयर किया जाता है। ठीक है। इनके एक पत्रिका थी जो कि था गुलाम पत्रिका, गुलामगिरी पत्रिका। ठीक है। वो बहुत ही फेमस पत्रिका थी सत्य शोधक समाज की। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे कई गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज खोले, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने बहुत ही गर्ल्स कॉलेज खोले, गर्ल्स कॉलेज ब्रिटिशर के हेल्प से ही गर्ल्स कॉलेज खोले। ठीक है। ये बहुत ही, ये अपने जो इनकी प्रॉपर्टी थी सारे बेच के उसके बाद ये गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। ठीक है। विडो री मैरिज, ये चाहते थे कि विडो री मैरिज हो।
ठीक है, ये भी लिख लीजिए, विडोरी मैरिज के भी समर्थक थे। वो तो नेचर से पता चल जाता है कि कौन किसके समर्थक हो सकते हैं, ठीक है। वो नेचर आपको एक बार पता चल जाए तो आप चाहे तो पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह, और एक अपना जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, दोनों छोटी टॉपिक है, तो जल्दी से ही इनके डिस्कशन हो जाएंगे। तो इसको शुरुआत जो किया गया था नारायण गुरु के द्वारा, नारायण गुरु, ठीक है। ठीक है, ये मेजर ये मूवमेंट जो था दलित का टेम्पल में एंट्री, एंट्री ऑफ दलित्स टू टेम्पल, दलित्स टू टेम्पल, ठीक है। ये गांधीयन सत्याग्रह से क्या थे, इंस्पायर्ड थे, तो गांधीयन फिलोसफी तो होगी ही। गांधीयन सत्याग्रह से क्या थे, इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और गांधी एक बार बीच में इंटरमीडियरी भी बने, जिसके वजह से दलित को अलाउ किया गया कहाँ पे, टेम्पल्स में एंट्री के लिए। तो एंट्री टू टेम्पल्स वर अलाउड बिकॉज ऑफ गांधी। एंट्री टू टेम्पल्स, टेम्पल फॉर दलित वर intermediated by गांधी, वर intermediated by गांधी, ठीक है। नाउ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। तो इसको जो शुरुआत किया गया था रामास्वामी, रामास्वामी नायकर से, रामास्वामी नायकर ने शुरू किया था। इनको पेरियार भी बोला जाता है, रामास्वामी नायकर, पेरियार, ठीक है। ये अगेंस्ट थे जो ओवर डोमिनेंस था ना ब्राह्मणिज्म का, तो अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म ये सब शुरू हुआ, ठीक है। और ये अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित के लिए काम कर रहे थे, अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, दलित। और दलित एंट्री टू टेम्पल को भी ये चाहते थे कि दलित एक्सेस टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन्होंने रामायण भी लिखी है तमिल लैंग्वेज में, रामायण भी लिखी है तमिल लैंग्वेज में, इन तमिल, ठीक है। और इस रामायण को ट्रू रामायण भी बोला जाता है, सच्ची रामायण, ट्रू रामायण, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड था, सत्य शोधक, वाइकम और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। अब लास्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो अम्बेडकर बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, पहले उन्होंने शिक्षा हासिल की, ठीक है, पढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक है। बर्थ इनका जो हुआ था वो माहर कास्ट में हुआ था, माहर कास्ट में हुआ था, ठीक है। और ये महू, महू एक जगह है एमपी में, महू एमपी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा, अब इनकी पहले आइडियोलॉजी देखते हैं फिर इनकी, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या थी, तो ये दलित कम्युनिटी से आते थे, दलित कम्युनिटी से आते थे। और इन्होंने देखा था सोशल डिस्क्रिमिनेशन के एविल को, तो ये अगेंस्ट थे सोशल डिस्क्रिमिनेशन के, अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो ये एजुकेशन को प्रमोट करते थे, एजुकेशन को प्रमोट करते थे, प्रमोट करते थे। और ये ओवर बर्डन ऑफ ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था उससे थे, ओवर बर्डन ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन को अपोज करते थे, कल रिलीजन, ओवर डोमिनेंस जो था उसको क्या करते थे, अपोज करते थे। और साथ के साथ ये चाहते थे कि सब जो भी अपलिफ्टमेंट हो किनकी, दलितों की, अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, इक्वल राइट्स की बात करते थे, इक्वल राइट्स की, बहुत ही एडुकेटेड पर्सन, इक्वल राइट, इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस। और चाहे सोशल पॉलिटिकल जस्टिस, सारी चीजें, इकोनॉमिक जस्टिस, सब लोगों को मिले, तो बेसिकली इसके लिए ये काम करते थे। अब इनके कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्होंने 1924 में बहिष्कृत, बहिष्कृत हितकर्मी सभा, हितकर्मी सभा 1924 में इन्होंने शुरू की, बहिष्कृत हितकर्मी सभा। इनके कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन भी थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन अगर देखें, एसोसिएशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, फेडरेशन,
रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये इनकी तीन पॉलिटिकल एसोसिएशन भी थी। इनके कुछ फेमस न्यूज़पेपर की अगर बात करें, ठीक है, तो न्यूज़पेपर भी इन्होंने जो पब्लिश किया था, एक तो बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, ठीक है। एक आप स्वामी विवेकानंद में उनकी एक पुस्तक की बात कर सकते हैं, मैंने वो मेंशन नहीं किया। स्वामी विवेकानंद कर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग, वेदांत फिलोसफी, ये सारे फिलोसफी को मानते थे। और स्वामी विवेकानंद ने एक पुस्तक, दो पुस्तक लिखी थी, टू बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, मतलब इम्पोर्टेंट बुक वो थी। और एक बुक का नाम था प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। और जो दूसरी बुक थी वो थी उद्बोधन, उद्बोधन, ठीक है। तो ये दो बुक आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को याद आया क्योंकि बहिष्कृत भारत बोला तो प्रबुद्ध भारत भी था, ठीक है। तो बहिष्कृत भारत, मूल नायक, मूल नायक भी इनके पेपर, और एक जनता, 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 ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनसे रिलेटेड, ठीक है। और अब इम्पोर्टेंट आते हैं, इनका तीन गोलमत समिट हुआ था, गोलमत समिट, ठीक है, सम्मेलन जो हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था, तीनों में ही इन्होंने भाग लिया था, एक 1930 में, 1931 में और 1932 में। याद रखिएगा 1932 में, क्योंकि पूना पैक्ट है तो आप याद कर सकते हैं, तीन था लगातार था, और 32 से शुरुआत हुआ था, पीछे जा सकते हैं तीन, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था, तीनों लंदन में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने तीनों में ही पार्टिसिपेट किया था। 1932 में इन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे, रामजे मैकडोनल्ड, रामजे मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड जो थे, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी टू स्टार्ट कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड स्टार्ट करने के लिए। और ये कम्युनल अवार्ड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया 1932 में। गांधी इसके अगेंस्ट थे, गांधी अपोज्ड इट, गांधी अपोज्ड इट। और इसको लेके क्या हुआ कि गांधी और इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, जिसका कि समझौता पूना पैक्ट 1932 में हुआ, पूना पैक्ट 1932 में हुआ। और इस पूना पैक्ट के जरिए इन दोनों में क्या हो गई कि एक क्या बोलते हैं, रिकॉन्सिलेशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने गांधी का जो 1942 का, अगस्त 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसको भी इन्होंने अपोज किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को इन्होंने अपोज किया। और लास्ट में इन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्टेड, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। और 6 दिसंबर 1956 को इनका डेथ हो गया। और इनका जहाँ पे टॉम है उसको हम चैत्य भूमि बोलते हैं, चैत्य भूमि। और वो कहाँ है, महाराष्ट्र में, चैत्य भूमि कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इस वीडियो में हमने पूरी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पूरी पूरी कवर कर ली, ठीक है। तो थैंक यू, एंड प्लीज आप इसको देखें और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।